नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 हमारे अतीत भाग 3 और इसी श्रृंखला में आज हम इसका चैप्टर नंबर 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक ये पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये एक चित्र दिया गया है, ये है भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया क्विट मूवमेंट का जो चित्र है। इसमें पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं जो आंदोलनकारी हैं उनके ऊपर। अब देखिए, पिछले अध्यायों में हम जिन चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं वो कौन-कौन सी थी? भारतीय भू क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा और रियासतों का अधिग्रहण। हम सब जानते हैं कि ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक चार्टर के तहत भारत में व्यापार की अनुमति प्राप्त करके आती है और धीरे-धीरे भारतीय भू क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा होता जाता है और ये रियासतों का अधिग्रहण करती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि बंगाल की दीवानी के अधिकार मिल जाते हैं इनको, ये अवध पर अधिकार कर लेते हैं और राजस्थान में ऐसी बहुत सारी रियासतें हैं जिनके ऊपर अधिकार कर लिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है? जैसे करौली की रियासत है, उसके ऊपर पहले ब्रिटिश अपना अधिकार ग्रहण करते हैं और फिर उसको बाद में मुक्त भी कर देते हैं। इसी तरह से नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत करते हैं, नए-नए नियम लगा दिए जाते हैं। जैसे हम कृषि बंदोबस्त वगैरह जो देखते हैं, पहले ये स्थायी बंदोबस्त लगाते हैं, फिर खुद उसमें चेंजेस नहीं कर पाने की क वजह से इनको जब राजस्व की कमी हो जाती है, तो ये दक्षिण में रैयतवाड़ी शुरू करते हैं और ये राजस्थान पश्चिम का जो इलाका है, यहाँ पर महालवाड़ी की प्रथा शुरू करते हैं। किसानों और आदिवासियों की ज़िंदगी में बदलाव, आदिवासियों को भी उनके क्षेत्रों से पहले तो अलग कर दिया जाता है। उन्हें जो घुमंतू कृषि, जो झूम कृषि वो लोग किया करते थे, उनको करने से मना कर दिया जाता है। फिर इनको कुछ इनको स्थायी रूप से बसाने के लिए इनको छोटी-छोटी जगह दी जाती है। ताकि इन सब से राजस्व इकट्ठा किया जा सके। फिर 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अंग्रेजी जो स्कूल खोले जाते हैं, कॉलेज खोले जाते हैं, जिसमें राजाओं के जो पुत्र हैं, पुत्रियाँ हैं, राजकुमार हैं, उनको शिक्षा दी जाती है और भी बहुत शैक्षणिक बदलाव हम देखते हैं। फिर हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में महिलाओं की स्थिति में से संबंधित वाद और विवाद आ जाते हैं कि जैसे महिलाओं को हीन दृष्टि से ही देखा जाता था, उनको कोई सामाजिक अधिकार नहीं दिए जाते थे, उनका केवल कार्य होता था घर सँभालना या खेती कृषि कार्यों में हेल्प करना। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो धीरे-धीरे बदलाव के साथ आती हैं और महिला शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाने लगता है। फिर है जाति व्यवस्था को चुनौतियाँ, जाति व्यवस्था जो शुरू से ब्राह्मणों की जो बनाई हुई जो वर्ण श्रेणियाँ थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, वैश्य और शूद्र, तो इनके हिसाब से ही काम होते थे, वो धीरे-धीरे बढ़ती जा रही थी। अब देखिए, सामाजिक और धार्मिक सुधारों में हम जैसे देखते हैं कि सती प्रथा है और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं वो अम बाल विवाह को, विधवा विवाह को, ऐसी कुरीतियों को दूर करने में ये जो सामाजिक सुधारक है राजा राम मोहन राय हैं, स्वामी विवेकानंद हैं और भी जो लोग हैं महात्मा गांधी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, बहुत सारे ऐसे चेंजेस लेकर आते हैं। फिर हम देखते हैं 1857 की क्रांति और उसके बाद की स्थिति। अब ये जो स्थिति होती है 1857 की, ये कोई केवल ये जो क्रांति होती है कोई तात्कालिक कारणों के ऊपर बेस्ड नहीं होती है, अकेले उनके ऊपर बेस्ड नहीं है। ये एक लंबे समय से चले आ रहे ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत जो विरोध उत्पन्न हो रहा था जनता में, उस सबका एक मिला-जुला रूप था और तात्कालिक कारण भी थे कि गाय और सूअर की जो चर्बी से बने जो कारतूस है, उनको मुँह से उनको छीलकर राइफ़ल में लोड करना पड़ता था। तो वो भी एक तात्कालिक कारण था, सैनिक विद्रोह का कारण था। तो उसके बाद भी जो स्थितियाँ हैं, वो क्या चेंजेज़ हो जाती हैं कि यहाँ तक 1857 तक तो ईआईसी तक ही इसका शासन कर रही होती है भारतीय उपमहाद्वीप पे। लेकिन 1858 में जब ये क्रांति के परिणाम जब ये लोग देखते हैं, ब्रिटिश क्राउन देखता है, तो अपना जो सत्ता जो है वो सारी इसके अंडर में ले ली जाती है और यहाँ के राजा-महाराजाओं को भी प्रतिबंधित किया जाता है, मतलब उनको फ़ोर्स किया जाता है कि आप राजा-महाराजा रहेंगे, आपकी सेवाएँ वैसी ही रहेंगी, सब कुछ वैसा ही रहेगा। लेकिन आपको अपने आप को ब्रिटिश जो क्राउन है, जो क्वीन है, उसके अंडर में मानना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेज़ होते हैं और है हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास। ये भी हम देखते हैं पिछले चैप्टर्स में कि ब्रिटिश जो सत्ता जब चल रही होती है, तब यहाँ के जो कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, जैसे हमने पढ़ा था छींट,
जो है कपड़ा उत्पादन जो है, सूती वस्त्र उत्पादन, छींट है या और ऐसी तरह की चीज़ें थी, जिनको धीरे-धीरे ये ख़त्म कर देते हैं। नील की खेती का हमने पढ़ा था, उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, यानी कि यहाँ का जो नील होता है, वो बड़ा उत्कृष्ट पैमाने का होता है। वहीं जो यूरोप में जो नील उत्पादित किया जाता था, वोड नामक पौधे से, वो इतना अच्छा नहीं होता था, चमकदार नहीं होता था। तो फिर यहाँ से जो एक इंडिया को एक जो ब्रिटेन ने बनाकर रखा था उपनिवेश, उसका मतलब ये था कि इसको एक रॉ मटेरियल के लिए एक बहुत बड़ा एरिया यहाँ से उनको दिखाई देता था, रॉ मटेरियल का मार्केट दिखाई देता था और यहाँ से जब ये रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल ब्रिटेन में जाकर निर्यात किया जाता था, यानी भारत से जब निर्यात होता था कच्चा माल और वहाँ की फैक्ट्रियों में, वहाँ के उद्योग धंधों में जब ये बनकर वापस माल आता था, तो इस माल को बेचने का भी एक बहुत बड़ा मार्केट इनको भारतीय उपमहाद्वीप ही नज़र आता था। तो इस तरह से इन्होंने दोनों ही तरीकों से हमारे यहाँ का जो उद्योग धंधे हैं उनको समाप्त करने की कोशिश की। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ज़रूर हुई थी, लेकिन रॉ मटेरियल भी यहाँ का था और उसको उन उन सामानों को जो वहाँ से बनकर आ रहा था फैक्ट्रियों में, वो उसका मार्केट भी हमारा उपमहाद्वीप ही था। अब इन मुद्दों के बारे में हम जो कुछ पढ़ते हैं, उसके आधार पर हमें ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे। बिल्कुल असंतुष्ट थे, क्योंकि हमारे यहाँ का माल यहाँ से जा नहीं सकता बन के, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सीमा शुल्क लगा दिया जाता था, प्रशुल्क लग जाते थे, ठीक है? वहाँ से जो बनकर आता था माल, वो सस्ता होता था। क्योंकि वो फैक्ट्रियों में बनकर आ रहा था। हमारे यहाँ वाला मैनुअल था, ठीक है? ज़्यादातर हस्तकलाओं से बनी हुई चीज़ें थी, कपड़ा भी था। तो ये हमारे देश में हमारी चीज़ें महँगी थी और वहाँ से आने के बाद यानी कि यहाँ का कच्चा माल जब वहाँ चला गया, तो यहाँ वालों को बनाने के लिए तो मिलता ही नहीं था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन से असंतुष्टि के कारण बहुत सारे थे और बहुत सारे जो समूह हैं, वर्ग हैं, असंतुष्ट थे। ठीक है? अब है राष्ट्रवाद का उदय। पहले तो हम राष्ट्रवाद को समझते हैं। उपरोक्त बदलावों ने लोगों के को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया कि यह देश क्या है और किसके लिए है। इसका जवाब धीरे-धीरे इस रूप में सामने आया कि भारत का मतलब है यहाँ की जनता भारत, यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यह देश और इसके सारे संसाधन हैं और इसकी सारी व्यवस्था उन्हीं सभी के लिए है। इसी जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक ये नियंत्रण खत्म नहीं हो जाता, भारत के लोगों का, भारतीयों का, भारत यहाँ के लोगों का और भारतीयों का हो ही नहीं सकता। यही राष्ट्रवाद है। यानी कि हमारा देश, हमारी भूमि, हमारे संसाधन, हमारे रीति-रिवाज़, हमारा धर्म, हमारी सब कुछ हमारे लिए होना चाहिए। हमारी चीज़ों पर दूसरे लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए जो बाहर से आ रहे हैं, ठीक है? और जब तक ये नियंत्रण खत्म नहीं हो जाता, हमारा देश हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरी चीज़ें हमें हमें थोपी जा रही थी हम पे। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 80 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, ये देखिए ये सारे पढ़े लिखे लोगों की सभाएं जो बनी हैं। मद्रास महाजन सभा है, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये सारे इस तरह के प्रमुख संगठन थे। ये अंग्रेजी शिक्षित पेशेवर थे। पूना सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है पब्लिक, सब लोगों का या सबके लिए, है ना? सभी, जनिक यानी लोगों का। लेकिन इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लक्ष्यों लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। संप्रभु यानी बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की जो क्षमता है, वो संप्रभुता कहलाती है। संप्रभुता एक आधुनिक विचार है और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए, और ये बिल्कुल सही था। देर सवेर सही ये बात लोगों के ज़हन में आने लग गई थी। 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हो गया था। अब देखिए 1878 में आर्म्स एक्ट आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया जाता है, जिसके द्वारा भारतीयों द्वारा
जिसके ज़रिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी आता है। देखिए 1878 में 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। एक तो आर्म्स एक्ट आता है कि भारतीय लोग अपने पास हथियार नहीं रख सकते। दूसरी चीज़ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आता है, जिसके अंतर्गत सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर कोई अखबार कोई आपत्तिजनक चीज़ छापती है, तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। और फिर देखिए 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर भी काफ़ी हंगामा होता है। अब इसमें क्या था, इल्बर्ट बिल में इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। ये एक अच्छा बिल आया था, लेकिन इसका जमकर विरोध हुआ था। किनके द्वारा? ब्रिटेन में रह रहे जो जुडिशरी सिस्टम के जो वकील थे, जज वगैरह थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया, और भारत में रह रहे जो जुडिशरी सिस्टम जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। अब जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया, तो भारतीयों ने भी इसका काफ़ी विरोध किया। क्यों किया? और होना भी चाहिए था विरोध। वो इसलिए था कि जब ब्रिटेन के जो जज हैं, वकील हैं, हमारे भारतीय लोगों पर किसी भी प्रकार के मुकदमे चला सकते हैं, उनकी सुनवाइयाँ कर सकते हैं, उनको सज़ा सुना सकते हैं, तो कोई भारतीय जज या भारतीय वकील इन यूरोपीय लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा क्यों नहीं दायर कर सकता? इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था कि ये हम पर हमेशा से ही व्हाइट मैन बर्डनशिप को थोपना चाहते थे। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया था। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस. सुब्रमण्यम अय्यर और अन्य प्राय बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। प्रचारक कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है। इन्होंने तो इंडियन इकोनॉमी पर भी अपने विचार दिए हैं, दादा भाई नौरोजी ने। अब देखिए, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। देखिए कौन रहे हैं? ये दादा भाई नौरोजी जो हैं, ये ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे हैं, ये प्रचारक थे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका, अपनी अहम भूमिका अदा की। ये है दादा भाई नौरोजी, जिनकी तस्वीर हम देख रहे हैं। इनकी एक बहुत फेमस बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की तीखी आलोचना की है। अब ये देखिए, जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक एक अखबार है। इसमें क्या है? बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है। यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए लिखा, यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। तो बातें तो बहुत अच्छी अच्छी हुई हैं। अब इसके परिणाम क्या होते हैं, देखते हैं। उभरता हुआ राष्ट्र। दादा भाई नौरोजी की हमने अभी जिस बुक का नाम पढ़ा है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। इनकी बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसमें इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। भारत से जो धन का निष्कासन होता जा रहा था, ब्रिटिश राज में धन जाता जा रहा था ब्रिटेन में, उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों
के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहां उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उन्होंने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। यानी कि पहले जैसे आज आईएएस का एग्ज़ाम होता है, तब आईसीएस का एग्ज़ाम होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, है ना, इंडियन सिविल सर्विस, ये इसका एग्ज़ाम होता था। और शुरुआत से ही कांग्रेस और सभी भारतीय लोगों के हक में उनको बोलने का संकल्प व्यक्त कर रही थी। कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि वो एक मध्यम मार्गी पार्टी थी और ये देश के लोगों के हित में काम कर रही थी। अब देखिए, शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग के नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा भी थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने लिए भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए उन लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी और भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका कुछ हद तक न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए और आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। किसी कानून को समाप्त करना, किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त करना, निरस्त करना कहलाता है। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न यानी गरीबी में आ गए हैं और अनाजों के निर्यात की वजह से, भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव भी पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाएं। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव और भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती हुई मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी, यानी कि ये पूरे देश के लिए एक जैसे माहौल को लाना चाहते थे। मध्यम मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे, यह सब साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों से अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यम मार्गियों को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। अब ये देखिए, डिनशा वाचा नाम के एक मध्यम वर्गीय नेता जो हुए हैं, डिनशा वाचा, ये नाम ध्यान रखिए। इन्होंने 1887 में नौरोजी को संबोधित करते हुए लिखा था, आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, वे लोग पहले ही काफ़ी अमीर हैं। तेलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अगर सभी लोग सोने की चाह में इतना व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे होगी। अब देखिए, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी, देखिए ये लाल पाल बाल के नाम से मशहूर हैं, इन्हें गरम दल के नेता कहा जाता है, ये कांग्रेस के ही थे, ठीक है। अब ये कहते हैं ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। इन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की। अब ये जो कांग्रेस के अंदर ही दो गुट बनने झाड़ने लग गए थे,
क्योंकि कांग्रेस के जो कई नेता जो थे वो बार-बार निवेदन करते थे अंग्रेजी अफ़सरों से कि आप ऐसा कर दीजिए, आप ऐसा कर दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। अब लोगों को कांग्रेस के लोगों को ही लगने लग गया था कि ये निवेदन से अकेले काम चलने वाला नहीं है। तो उस टाइम पे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ने इन अपने ही लोगों की पहले आलोचना करना शुरू किया और उन्हें चेताया कि आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये नारा आपको याद रखना है, तिलक ने दिया था, ये बाल गंगाधर तिलक ने। ये है बाल गंगाधर तिलक जी। अब देखिए 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया है। ठीक है, 1905 में वायसराय जो है लॉर्ड कर्जन ये बंगाल का विभाजन कर देते हैं और उस वक़्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बंगाल जो प्रेसिडेंसी है वो ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि 1757 में जब पलासी का युद्ध होता है तो बंगाल की जो दीवानी के अधिकार हैं वो किसको मिल जाते हैं, ब्रिटिशर्स को मिल जाते हैं, अंग्रेज़ अधिकारियों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाते हैं। और उसके बाद जब 1765 में बक्सर का युद्ध होता है तो उसके बाद देश भर में ब्रिटिश सत्ता धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जब आगे जाके जब 1905 में देखिए कहाँ 1757 से शुरू होता है सिलसिला और यहाँ 1905 में आके जो वायसराय कर्जन है, लॉर्ड कर्जन, ये बंगाल का ही विभाजन कर देते हैं। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग पर भी उस समय बंगाल का हिस्सा था। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना ज़रूरी था, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? इसको किससे सुविधा में इस बंटवारे से सुविधा मिलने किसको वाली थी, ये इम्पोर्टेंट था। जाहिर है कि इसका ताल्लुक अंग्रेज़ अफ़सरों और व्यापारियों के फ़ायदे से था, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बाँट दिया जाए। और आप जानते ही होंगे कि अब ये जो बंगाल का जो विभाजन हुआ था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बँट गया था। पश्चिमी बंगाल का हिस्सा वर्तमान में भारत के पास है और जो बंगाल है उसको जब 1947 में जब पाकिस्तान अलग होता है तो इस पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान के हिस्से में डाल दिया जाता है, जबकि ये सीमा कहाँ से कहाँ है, आप भारत का नक्शा देखें तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये पूर्वी बंगाल किस लिहाज से पाकिस्तान में डाला गया था। खैर फिर 1900 फिर आगे जाके जब इसका युद्ध होता है तो ये जो पूर्वी बंगाल है पाकिस्तान से मुक्त होता है और ये वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इस बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई थी। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस ने के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया था। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, जनप्रतिनिधि के नए-नए रास्ते ढूंढे गए। लेकिन इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब ये ध्यान रखिए कि स्वदेशी आंदोलन किससे रिलेटेड था? ये बंगाल के विभाजन से रिलेटेड था। परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। ठीक है, उदाहरण के लिए अभी देखिए मेज पर रखे अखबार का नाम देखिए, तिलक के संपादन में निकलने वाले मराठी अखबार केसरी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। ये देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है हमें पेपर केसरी, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित अखबार है केसरी। ठीक है, अब ये जो स्वदेशी आंदोलन है ये बंगाल में सबसे ताकतवर आंदोलन रहा, लेकिन अन्य इलाकों में भी भारतीय उपमहाद्वीप के इसकी अनुगूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि वंदे मातरम आंदोलन और क्या है, तो ये स्वदेशी आंदोलन का ही एक भाग है, उसी का ही दूसरा नाम है। ठीक है, ये भी स्वदेशी आंदोलन ही था।
स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक हो गए थे। अब ये देखिए, ये हैं लाला लाजपत राय जी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। अब ये इम्पोर्टेंट और भी आ जाता है क्योंकि आगे चलकर यही भारत के बंटवारे की वजह बनती है ना। देखिए 1885 में हम किसका गठन देखते हैं? कांग्रेस का, राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होते हम देखते हैं। और अब ये 1906 में किसका गठन हम देख रहे हैं? मुस्लिम लीग का, मुस्लिम लीग का गठन होते देख रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। इनके अकॉर्डिंग ये था कि बंगाल का जो विभाजन है वो सही किया गया है। अब देखिए कि भारत में कैसे कैसे विरोध जो बढ़ता, आपसी संघर्ष जो बढ़ना शुरू हो जाएगा। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग यह थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार इनकी ये मांग मान लेती है। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया। अब यहाँ से जो अपने धर्म के प्रति जो कट्टरता है वो धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। यानी कि ये जो फॉर्मूला था अंग्रेजों का, डिवाइड बाय रूल, ये वही शुरू हो चुका है। यहाँ पर अब इन्होंने मुस्लिमों को अलग से अधिकार देने शुरू कर दिए हैं। लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में थे। वह याचिका और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी के एक प्रमुख नेता थे। वह आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य रहे थे। अब देखिए 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्य मार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इनका लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्य मार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लग गए थे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में फिर से एक बार एकता स्थापित होती है। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ऐतिहासिक लखनऊ समझौता होता है। दोनों दस्तखत करते हैं। दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। अभी देखिए हमने इम्पोर्टेंट क्या देखा? 1885 कांग्रेस की स्थापना, 1905 में बंगाल विभाजन होता है ना, बंगाल विभाजन होता है। और 1906 में किसका गठन होता है? मुस्लिम लीग का गठन होता है। मुस्लिम लीग का गठन होता है। फिर हम देखते हैं कि दिसंबर 1915 में क्या आता है? दिसंबर 1915 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस वापस से एक मत हो जाते हैं। ठीक है, कांग्रेस, ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। ये कितनी अच्छी बात होगी कि वापस इनको लगा कि अकेले तो हम नहीं कर पाएंगे, तो जुड़ जाना चाहिए। फिर 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 1920 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस के सक्रिय समर्थन देने लगे थे। पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश सरकार भारत के रक्षा व्यय में काफी इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में इजाफे और युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीजों में भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं, जूट के बोरों, कपड़े, पटरियों की मांग
बढ़ा दी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हो गया और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश कर दिया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। ये बहुत अच्छी बात हुई थी एक तरह से कि 1900 जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, तो उस टाइम पे इनके जो ब्रिटेन की जो ज़रूरतें थी उसको पूर्ति करने के लिए भारतीय लोगों की सैनिकों के रूप में भर्ती की जाने लगी और इनको बाहर युद्ध में भेजा जा रहा था। तो जब ये लोग युद्ध से लौटते हैं तो इनको एहसास होता है कि वास्तव में ब्रिटेन हमारा शोषण कर रहा है और अब ये लोग भी इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। 1917 में रूस में क्रांति होती है। देखिए, रूस में क्रांति होती है। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार और समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को भी प्रेरणा मिली कि रूस के लोग अगर अपने अधिकारों के लिए जंग छेड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अब महात्मा गांधी का आगमन होता है जी। इसी हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 साल की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, 46 साल के हो गए थे। 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वहां पर वे नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी। लोग उनका आदर भी करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील, मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका इनको मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों, हालात को समझने में लगे रहे। उसके शुरुआती प्रयास में इन्होंने सबसे पहले चंपारण, फिर खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में भाग लिया। ये नटाल कांग्रेस के संस्थापक हैं। डरबन, दक्षिण अफ्रीका में 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। ठीक है। अब देखिए इसमें महात्मा गांधी कौन से हैं, पहचान सकते हैं? ये ये है महात्मा गांधी जी, है ना? चलिए, अब आगे देखिए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय होता है। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आइए अब 1919 से 1922 के बीच आंदोलनों को कुछ गहराई से देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं रॉलेट सत्याग्रह। 1919 में गांधी जी द्वारा अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन का आह्वान किया गया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने, पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बेबुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में इसको मनाया जाए और हड़तालें की जाती हैं। देखिए, ये तो हम आगे पढ़ेंगे। जलियांवाला परिसर है जहाँ पर हत्याकांड होता है जनरल डायर द्वारा। अभी हम बात कर रहे हैं रॉलेट एक्ट की। तो देखिए, आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। यह मोटे तौर पर शहरों तक सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए, हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी यानी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर में जब इसी आंदोलन के लिए जो एक सभा हो रही थी, तो वहाँ पर जनरल डायर द्वारा इस हत्याकांड को
अपनाया गया, इस दमन का एक हिस्सा बना दिया उसे। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था। नाइटहुड की उपाधि क्या थी? ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवा के लिए के लिए दी जाने वाली एक उपाधि थी। अब ये देखिए 1919 में 13 अप्रैल 1919 को ये एक जलियांवाला बाग एक है अमृतसर में। यहाँ पर जब एक सभा हो रही थी तो जनरल डायर यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग बैठे थे इनके ऊपर गोलियां चला देते हैं और इसमें काफी सारे लोग जो है वो मारे जाते हैं। ठीक है। अब देखिए रोलट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने का प्रयास किया। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी देशों यानी हिंदुओं, मुसलमानों, अन्य धर्मों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करेंगे। फिर आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। किसने थोप दी थी? अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर भी एक संधि थोप दी थी। जलियांवाला हत्याकांड की इस तरह की घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान भी यह चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज्य की मांग करें। 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को गति मिलती है। हजारों विद्यार्थी सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 22 के बीच में विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई। परंतु यह तो आने वाले तूफान की एक सिर्फ झलक थी। देश के ज्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। अब लोगों की पहलकदमी। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। देखते हैं जैसे जब ये जो खेड़ा क्षेत्र है गुजरात में, यहाँ के जो पाटीदार किसान हैं अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी क्षेत्रों में शराब की दुकानों की घेरेबंदी की जाती है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रह के में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था गांधी जी उन पर लगे कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। अब ये देखिए कुछ एक टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं। घेरेबंदी क्या थी? लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन। महंत कौन होते थे? सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता। और कानूनी बेदखली क्या थी? पटाईदारों को उनके पट्टों से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना। अब ये देखिए सिंध जो मौजूदा पाकिस्तान का हिस्सा है, इसमें मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बड़े उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया, राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ताकत प्रदान की थी। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने
अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारे में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने का आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी थी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान गाया जाने लगा था। अब देखिए, महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि क्या थी। जनता से उपजी छवियों में महात्मा गांधी को अक्सर एक ऐसी दैवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता है। इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। देखिए, एक स्वराज मंदिर की तस्वीर बना दी गई है जिसमें बड़े बड़े जो प्रमुख नेता हैं उनको बिठा दिया गया है। जैसे सुभाष चंद्र बोस दिखाई दे रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी खुद हैं, है ना। इधर से ये लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, और ये नेहरू जी हैं, जिन्ना जी हैं। इन सबके सबको यहाँ पर एक साथ दिखाया गया कि ये उस समय के बड़े नेता थे और लोगों के लिए काम कर रहे थे। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो मुसीबतों और गरीबी से उनको छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। खेती और मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे, और कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। इसी तरह से एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान यूपी का जो क्षेत्र है, वहां पर स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासी और किसानियों ने ऐसी कार्यवाहियां भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। फिर एक एक रेफरेंस दिया गया, वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर सीआईडी द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश है। दूर दराज के गांवों में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा है, उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी यहाँ पता नहीं है कि वह कौन है, क्या है, फिर भी सबने मान लिया है कि वे जो कहते हैं वह सही है, और उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा, एक साधु, एक पंडित, एक इलाहाबाद के ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता है। उन्हें उनके नाम की असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते, बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते हैं। हम गांधी जी और उनकी सरकार के पक्ष में हैं। अब देखिए, 1922 से 1929 की जो प्रमुख घटनाएं होती हैं उनको देखिए जरा। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरा चोरी पुलिस थाने पर हमला किया और उसे जला दिया, तब गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। यानी चोरा चोरी पुलिस थाने पर जब हमला होता है फरवरी 1922 में, क्योंकि इस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए थे, और ये अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए, परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य गांवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफी मदद मिली। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। उसके लिए ये जनाधार काफी उपयोगी साबित होता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस की स्थापना। अभी यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं का जो संगठन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क है।
अब देखिए उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में ये देखिए ये 1927 में ब्रिटिश इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक बड़ा भारतीय दल जो है भारतीय एक आयोग जो है भारत भेजते हैं। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला लेना था। इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष फैला। सभी राजनीतिक संगठनों ने आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया और प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। अब हमने एक जो लाइन पढ़ी थी, देखिए इस दशक के आखिर में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद। ये नारा किसने दिया है, स्टेटमेंट कौन कहता है, भगत सिंह कहते हैं। कब कहते हैं वो पढ़ते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव, ये उनके जैसे लड़ने वाले अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन और अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। यानी कि ये जो तीनों व्यक्ति थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव, ये तीनों यंग एज के थे और ये चाहते थे कि मजदूरों और किसानों का साथ भी इस क्रांति में होना चाहिए। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में स्थित दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। कब? 1928 में। ठीक है। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले जनरल सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठीचार्ज के बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए, अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ कांग्रेस भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए गए भयानक शोषण से अवगत कराना है। और केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंकने के कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। उस समय भगत सिंह की आयु केवल 23 साल थी। फिर देखिए दांडी मार्च। पूर्ण स्वराज्य अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा पर निकलेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा होने नहीं दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर दांडी तट पर पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करके नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। अब देखिए महात्मा गांधी इस तस्वीर में हमें दिखाई दे रहे हैं, नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे हैं। ये दांडी में 6 अप्रैल 1930 की पिक्चर है। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं, कर्नाटक की अंबाबाई, अब इनका नाम भी बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा, वृद्ध, अकेली, विवाहित, ग्रामीण, शहरी, रूढ़िवादी, उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं
आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घर से बाहर आने लगी। इससे उन्हें विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में इनको जगह मिली और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का अर्थ क्या था? इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 साल की उम्र में यह विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेरेबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया, सजा दी गई। रिहा होने पर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती, प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अंबाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में एक नया मकसद और एक प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। अब ये कहते हैं कि महात्मा गांधी जब ये 1930 में जब ये दांडी तट पर होते हैं, नमक इकट्ठा करते हैं, फिर पानी उबालकर नमक भी बनाते हैं। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। ये देखिए, ये महात्मा गांधी जी हैं। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता है। हिटलर ब्रिटेन के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी, तो कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। ये जो महिला हैं, ये इनके साथ है सरोजिनी नायडू जी, महात्मा गांधी के साथ। ये पेरिस में जो गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में, उसमें भाग लेने के लिए जाती हैं। 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन की सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। अब देखिए, वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। ये कौन थे, इनके बारे में पढ़ते हैं। 1930 के दशक में नबरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं, 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नबरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर मारे जाते हैं। 19 लोग, बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा घायल हो गए। 1000 से ज़्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। कईयों को गोली मार दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक अंग्रेजों की अवहेलना करने वाला एक विख्यात जनजातीय नेता था। इसको भी फांसी पर लटका दिया गया। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं था, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और कई बार लंबे समय तक जेल भी रहे। प्रांतीय स्वायत्तता हमने अभी पढ़ा था, संघ के भीतर रहते हुए प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना। अब देखिए, ये जो चित्र है भारत छोड़ो आंदोलन का है, अगस्त 1942 का है। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। हजारों किसान गिरफ्तार हुए, हजारों से ज़्यादा मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए थे। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद, और इधर से दिया गया है बोस और INA, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे। पहले पढ़ते हैं भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद क्या हुआ था। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ
आंदोलन का एक नया चरण शुरू कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और उनके नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार और राज सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए और लगभग लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। अब हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस की गठित आईएनए के बारे में। समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान जरूर करते थे। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां पर आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए का गठन किया और 1944 में आईएनए ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। आईएनए के सदस्यों को कैद कर लिया गया, उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ संघर्षों में हिस्सा लिया। अब देखिए स्वतंत्रता की ओर। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग को रखते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? 1930 के दशक के आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशक में हिंदुओं और मुसलमानों के संगठनों के बीच हुए तनावों का भी हाथ रहा होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव इससे भी ज़्यादा बड़े कारण बने। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी डर था कि संभव है मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ना ही मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे इन दोनों के बीच का जो फासला है वो और बढ़ गया था। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की। 1940 के दशक के शुरुआती सालों में जब कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत करनी शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव होते हैं। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिलती है। लीग पाकिस्तान की मांग करती रहती है। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार इस मांग का अध्ययन करने के लिए और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजती है। इस परिसंघ ने सुझाव दिया भारत अविभाजित रहे और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं हुए। अब देश का विभाजन जो है अवश्यंभावी हो गया था। अब इससे पहले हम ये एक बार ये तस्वीरें देख लेते हैं जिनके बारे में बताया गया है। देखिए, ये है मौलाना आज़ाद और कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य। ये है मौलाना आज़ाद और इधर है महात्मा गांधी। ठीक है,
ये सब यहाँ पर क्या करने बैठे हैं, सेवाग्राम 1942 में अन्य सदस्यों के साथ बैठे हैं। इस बात पे चिंतन मनन हो रहा है कि लीग का क्या रोल रहेगा और इसका क्या रहेगा। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली, माँ अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादते दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध भी किया था, मौलाना आजाद ने। ठीक है, अब देखिए फिर है गांधी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये 1944 का चित्र है। ये जो वयोवृद्ध नेता है, राष्ट्रवादी नेता है, दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे। ठीक है, अब ये देखिए महात्मा गांधी अभी पहले पढ़ते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो वल्लभ भाई पटेल जी हैं, ये 1945-47 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं का एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने अदा की। पटेल नादियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। ये 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। अब ये हैं मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी जी। देखिए ये सितंबर 1944 का एक चित्र है। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में रहे जिन्ना लखनऊ समझौता करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के साथ सबसे प्रमुख प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे। ये एक चित्र है जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बंबई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं। ये जुलाई 1946 का एक चित्र है। ये गांधी जी के शिष्य कांग्रेस समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयवादी विचारधारा रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्र भारत की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से एक थे। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र क्या था? ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी धार्मिक और अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं था। इसी तरह से ये देखिए ये एक और चित्र है खान अब्दुल गफ्फार खान। ये उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के ये अब्दुल गफ्फार खान है। ये अब्दुल गफ्फार खान है। ये गांधी जी हो गए। ये क्या कर रहे हैं अपने सहयोगियों के साथ ये बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मार्च 1947 का चित्र है। गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। यह उनके प्रांत में पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना की थी कि एक अलग राष्ट्र भारत से नहीं बनना चाहिए। अब देखिए अभी देखिए 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे थे। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में हमेशा उन्हें गौण भूमिका मिलेगी। उनको ये भी भय था कि मुसलमानों को शायद प्रतिनिधित्व ना मिले। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती और जिससे इन दोनों के बीच में फासला बढ़ जाता है। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने के विचार में कांग्रेस की विफलता ने लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की। 40 के दशक के शुरुआत से जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत करना शुरू कर दिया था। यह वार्ता असफल रहती थी क्योंकि लीग का कहना था
कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अब भी उनके साथ थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। पाकिस्तान की मांग चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार जो है एक 3 सदस्यीय परिसंघ भेजती है और ये चाहती है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले-ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इस प्रावधान के प्रस्ताव के खास प्रावधानों पर सहमत नहीं होते हैं और अब जो है विभाजन ज़रूरी हो गया था। कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू कर दिया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इस दिन कलकत्ता में जो दंगे भड़क उठे, कई दिन तक चलते रहे। इस दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन के इस हिस्सा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर जाना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों-रात अजनबी ज़मीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह निकला कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई। उसके शहरों का माहौल बदल गया। एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ और इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। ये हिंसाग्रस्त पंजाब से आए हुए शरणार्थी आश्रम और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। अब देखिए अन्यत्र क्या चल रहा था। अफ्रीका में राष्ट्रवाद, घाना का उदाहरण। 19वीं सदी के आखिर में 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे अफ्रीकी और एशियाई देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इनमें से बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद का उदय स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों के तहत हुआ। अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन तानाशाही जैसा था। विदेशी शासकों के प्रतिनिधि ने के रूप में केवल मुखियाओं को शासन चलाने की छूट दी जाती थी। फिर अफ्रीकियों के बारे में गोरे प्रतिनिधियों वाली सभाएं कानून बनाती थी। कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने या प्रतिनिधित्व की ताकत नहीं थी। स्थानीय भूस्वामियों या किसानों से जमीन का जबरन अधिग्रहण, करों में वृद्धि, खराब कार्य परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे अफ्रीकी आंदोलन शुरू हुए। 1947 में घाना स्वतंत्रता पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना। इससे पहले उसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। गोल्ड कोस्ट घाना। यह स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कुआमे नक्रुमा की कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी कर रही थी। घाना की जनता ने स्वतंत्रता के लिए हड़ताल, बहिष्कार, जन आंदोलनों का रास्ता अपनाया। 1951 में कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी के चुनावों में जबरदस्त सफलता इनको मिली। इस पार्टी ने उस प्रणाली का विरोध किया जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुखियाओं को विधानसभा में अपने प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार दिया हुआ था। इस पार्टी ने अंग्रेजों पर दबाव डाला कि वे ऐसी विधानसभा बनाएं जिसमें कोई मनोनीत या विशेष सदस्य ना हो। 1954 में इस मांग को मान लिया गया। 1956 में एक नई विधान परिषद के चुनाव हुए। कन्वेंशन पीपल्स पार्टी ने इन चुनावों में सफलता पाई और इस तरह घाना के नाम से एक नव स्वाधीन राष्ट्र का निर्माण प्रशस्त हुआ। तो आज हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा होता है अभी, और अब जल्दी मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। हार्दिक धन्यवाद, आभार।